नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव और इस वक्त हम बात कर रहे हैं बैंक ऑन स्ट्राइक, यानी कि 2 दिन तक बैंक हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में 4 दिन तक बैंक बंद का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। जी हां, 4 दिन इसलिए क्योंकि शनिवार, रविवार और सोमवार और मंगलवार को हड़ताल है। शनिवार और रविवार को बैंक बंद है, जो कि 2 दिन बैंक बंद रहना निश्चय था। लेकिन इसके बाद सोमवार और मंगलवार की बैंक हड़ताल के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं। देश के 2 बैंकों के निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 9 यूनियनों ने 15 मार्च और 16 मार्च को हड़ताल का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव CH वेंकटचलम ने दावा किया है कि करीब 10 लाख बैंक के कर्मचारी हड़ताल में शामिल होंगे। भारतीय स्टेट बैंक और केनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को बता दिया था कि सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के कारण उनके ऑफिस और ब्रांच में कामकाज पर असर पड़ सकता है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र के 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है और अब एक बार फिर निजीकरण की बात जब सामने आ रही है तो बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करने की यहां पर बात कही है। और बैंक हड़ताल से किन क्षेत्रों में नुकसान ज्यादा होगा, कहां ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम चीजों को लेकर भी हम आगे बातचीत करेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता आशुतोष भार्गव से। आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, बैंक बंद रहेंगे। निजीकरण की जब भी बात सामने आती है तभी देखने को मिलता है कि हड़ताल हमें सामने देखने को मिलती है, विरोध मिलता है। यहाँ पर सरकार ने जब फैसला किया और ये जब ऐलान आया, खासतौर पर बात की जाए तो हाल ही के लोकसभा की, जहां पर निर्मला सीतारमण ने ये बात कही कि निजीकरण हो सकता है, उसके बाद से ही बैंक कर्मचारियों के अंदर हमने रोष देखा था और अब देख रहे हैं हम कि हड़ताल भी होने जा रही है। बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो बैंकों के निजीकरण को लेकर 15 और 16 मार्च को बैंक यूनियन द्वारा यहाँ हड़ताल की जानी है। और हड़ताल के बाद जो भी निकलकर सामने आएगा, क्योंकि ये निजीकरण पहले भी किया जा चुका है, निजीकरण की प्रक्रिया पहले भी की जा चुकी है और अब आगामी दिनों में भी निजीकरण, कुछ बैंकों को निजीकरण क्षेत्र में उतारा जाएगा, क्योंकि ये जो सतत प्रक्रिया है और प्रक्रिया इन्होंने इस प्रकार से बना दी है कि बैंकों का निजीकरण करना शुरू कर दिया गया है, जिसके विरोध में 15 और 16 तारीख को बैंक कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि भोपाल के लगभग 480 ऐसे बैंक हैं, ऐसी शाखाएं हैं जिनमें हड़ताल की जाएगी और लगभग पूरे प्रदेश में लगभग 60,000 के लगभग ऐसे बैंक हैं जो हड़ताल पर रहेंगे और वो पूरी तरह से अपने कामकाज को बंद कर दिया जाएगा, उनके कामकाज को बंद कर दिया जाएगा। और आगे की बात की जाए तो इससे काफी नुकसान पड़ने वाला है प्रदेश को भी, क्योंकि बात क्या है कि ये अभी जो मार्च का महीना है, ये फाइनेंशियल जो ईयर होता है उसका आखिरी माह है, तो इसको लेकर भी प्रदेश में एक लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और खास करके जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग पर ये सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि व्यापारी को रेगुलर ट्रांजैक्शन करना पड़ते हैं, तो ट्रांजैक्शन करते करते तो व्यापारी अपने ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि व्यापारी जो होता है वो अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर निर्भर रहता है, तो उसके ट्रांजैक्शन रेगुलर होते हैं। जब वो ट्रांजैक्शन करेगा तब उसके पास कोई भी प्रोडक्ट या माल उसके पास आ पाएगा। लेकिन बैंक की हड़ताल होने की वजह से ये सारी जो प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से कई तरीके से आम जनता को और आम जनता के साथ साथ व्यापारियों के साथ साथ कई लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पूजा, निश्चित तौर पर आशुतोष, यदि देखा जाए तो जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि सरकार इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला कर रही है। साल 2019 में सरकार ने LIC में IDBI बैंक का बड़ा हिस्सा बेचा था। आशुतोष, बता दें कि अभी देश में 12 सरकारी बैंक हैं। अगर इन 2 बैंकों का भी निजीकरण हो जाता है, वित्तीय वर्ष 2021-2022 में यदि किया जा सकता है, तो इस निजीकरण के बाद इनकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी और इसके बाद काफी ज्यादा परेशानियों का सामना हम देख रहे हैं कि आगे भी हो सकता है। बैंक संगठनों की यदि बात की जाए तो 2 दिवसीय हड़ताल में करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी शामिल हो सकते हैं। फोरम की यदि बात की जाए आशुतोष, तो लगातार हम देख रहे हैं कि 9 जो यूनियन है वो भी इसमें शामिल हैं और हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में यदि सरकार बात नहीं मानती है सभी कर्मचारियों की, अधिकारियों की, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या स्थितियां बन सकती हैं?
बिल्कुल पूजा, अगर बात की जाए तो बैंक कर्मचारियों को में रोष है और ये देखने को मिलता है कि लगभग 10 लाख के लगभग बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस हड़ताल का, इस जो निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। और लगभग आप देखिए कि इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, उनका घर प्रभावित होगा, वो प्रभावित होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो हमारे देश में अभी सबसे ज्यादा जो विश्वास किया जाता है वो सरकारी चीजों पर विश्वास किया जाता है। जैसे हम अगर बैंक वालों की बात की जाए और सामान्य जन की बात की जाए, अगर भारत के सबसे अच्छे अस्पताल की बात की जाए तो वो एम्स है जो सरकारी है। अगर आईआईटीज की बात की जाए तो आईआईटीज भी सरकारी है, ना कि कोई भी एक पालक या विद्यार्थी अपने आप में जी विश्वास आशुतोष, रखता है। आपको यहाँ रोकना चाहूंगी मैं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष वीके शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीके शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। थैंक यू। शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि हड़ताल की यहाँ पर बात की गई है। आप सोमवार और मंगलवार को सभी बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। ऐसे में हालात क्या बन सकते हैं, और खास तौर पर सबसे पहले आपसे वजह हम जानना चाहेंगे। हालांकि निजीकरण तो एक वजह है ही, लेकिन इससे क्या कुछ नुकसान आगे हो सकते हैं? देखिए, सरकार का जो 2 बैंकों का प्रस्तावित निजीकरण है, यह सरकार द्वारा उठाया गया प्रतिगामी एवं जन विरोधी कदम है। ये गरीब, मजदूर, किसान और आम आदमी विरोधी है। सबसे बड़ी चिंता का विषय वर्तमान में ये है कि बैंकिंग उद्योग में आम आदमी का 140 लाख करोड़ रुपया जमा है जी। और यदि बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो ये जो जमा राशियां हैं जी, इन जमा राशियों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। कारण स्पष्ट है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। उसके पहले की स्थिति आप देखिए तो 1948 से लेकर 1968 के दौरान करीब 736 निजी क्षेत्र के बैंक दिवालिया होकर डूब गए थे। उनका कहीं अता पता नहीं था और उसमें जो जमा राशि थी, अधिकांश जमा राशि लोगों की, वो उसका कहीं कुछ पता नहीं हुआ और इवन कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया था जी। और अभी भी हम वर्तमान में भी देख रहे हैं। वर्तमान में अगर हम देखें तो पिछले 40 साल के दौरान भी 40 निजी क्षेत्र के बैंक समाप्त हो गए, खत्म हो गए, उनको सरकारी क्षेत्र के बैंकों में मिलाना पड़ा। तो आप देखिए, सरकारी क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना कहाँ है? सरकारी योजनाएं जितनी हैं वो सरकारी क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से होती है। निजी क्षेत्र के बैंक करते क्या है? राष्ट्रीयकरण के बाद यदि देश ने विकास किया है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति, आईटी क्रांति, ये सब सरकारी क्षेत्र के बैंकों की देन है। आज गरीबों के खाते खोले, जनधन योजना के तहत 48 करोड़ से ज्यादा के खाते खोल दिए। इसमें से आप समझिए कि इवन 2% खाते भी निजी क्षेत्र के बैंकों ने नहीं खोले होंगे। तो अगर निजी क्षेत्र के बैंक हो जाते हैं, सरकारी क्षेत्र खत्म हो जाता है, तो मान के चलिए जनता के सामने बहुत सारी परेशानियां आएगी। सर्विस चार्जेज बढ़ेंगे। इवन गरीब आदमी, मजदूर आदमी के लिए बैंकिंग सेवाएं दूर की कौड़ी साबित होंगी। वो बैंक में जा नहीं सकता, लोन नहीं ले पाएगा जी। अभी जो जमा राशि है, आंख बंद करके आदमी देखता है कि मेरे को ब्याज की चिंता नहीं है, मेरी जमा राशि सुरक्षित है क्योंकि मैंने सरकारी क्षेत्र के बैंकों में राशि जमा की है। लेकिन अगर निजी क्षेत्र के हो जाएंगे तो क्या गारंटी रहेगी? कोई गारंटी देने वाला है? 140 लाख करोड़ रुपए बहुत राशि होती है। 140 लाख करोड़ रुपए का अगर सरकार सही यूज करे तो इस देश के अंदर बेरोजगारी नाम की चीज नहीं रहेगी। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि बैंकों में वास्तविक खतरा क्या है। बैंकों की सबसे बेकार स्थिति की है एनपीए, जिसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। करीब 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा बैंकों का खराब ऋणों में फंसा हुआ है। इसमें से अधिकांश राशि बड़े बड़े धन्ना सेठ, औद्योगिक घरानों के नाम पर है। बीइंग ए ट्रेड यूनियन, हम लोग बार बार सरकार से डिमांड करते आ रहे हैं
कि जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाना दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाया जाए, जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने वालों को अपराधी घोषित किया जाए। लेकिन सरकार हमारी मांग को अनदेखी कर रही है। हमारी मांग को नकारते हुए सरकार बैंकों को निजीकरण की ओर ले जा रही है। और निजीकरण आज कौन लोग खरीदेंगे बैंक को? वो लोग जो बैंकों के डिफाल्टर हैं, बिल्कुल डिफाल्टर हैं। जी। तो सरकार से हम इस जो 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसके माध्यम से हम सरकार को आगाह कर रहे हैं, हम सरकार को अपनी एकता का इजहार कर रहे हैं और सरकार से के पास ये संदेश भेज रहे हैं कि यदि आपने जन विरोधी कोई कदम लिया, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी कोई कदम लिया, तो अभी ये 2 दिन की हड़ताल है। हड़ताल के बाद यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की मीटिंग उसके बाद होगी और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में इस तरह की और कई राष्ट्रव्यापी हड़तालें होंगी। जी बिल्कुल। वीके शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त आदित्य श्रीवास्तव जो कि मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत आपका स्वदेश न्यूज में। जी धन्यवाद मैम। आदित्य जी, हम देख रहे हैं कि हड़ताल तो हो रही है, जो मांगे हैं वो भी जायज बताई जा रही हैं आप सभी द्वारा, और साथ ही साथ निजीकरण का जो विरोध है लगातार आज से नहीं कई समय से हो रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये हड़ताल करने के बाद सरकार तक आपकी बात पहुंचेगी और जो मांगे हैं वो पूरी की जाएंगी? देखिए मैम, क्या है, वर्तमान में सरकार तक बात पहुंचाने का ये एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम विरोध प्रदर्शन करके, हड़ताल करके एक सरकार को मैसेज दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से जनता के बीच में बैंकों के बंद रहने से काम प्रभावित होगा, और एक विरोध करके हम लोग उनको अपना मैसेज दे सकते हैं। साथ ही साथ इस दौरान, इन 2 दिनों की हड़ताल के दौरान, हम लोगों के बीच में कैंपेन करके, प्रदर्शन करके, थोड़े थोड़े सोशल मीडिया के माध्यम से भी ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो ही प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है अभी, उसके क्या प्रभाव आम जनता पे पड़ेंगे, जो कि सीधे से अभी सरकारी बैंकों से जुड़े हुए हैं। बैंकों के निजीकरण के बाद आज का परिदृश्य जो देखें हम, तो जितने भी, चाहे वो बच्चों की स्कॉलरशिप से लेके हो या विधवा पेंशन हो या जो भी गरीबों का जनधन से संबंधित मामला हो, सारा ही सरकारी बैंक द्वारा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। इनके प्राइवेटाइजेशन के बाद जो भी प्रभाव होने वाले हैं, वो उनका संदेश हम लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। निश्चित तौर पर संदेश पहुंचाना है, इसीलिए हड़ताल का कदम उठाना पड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इस हड़ताल से? क्योंकि कई क्षेत्रों में नुकसान की बात कही जा रही है। सिर्फ 2 दिन की हड़ताल कही जा रही है, लेकिन पूरे 4 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को, व्यवसायियों को, कारोबारियों को खास तौर पर असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। चूंकि देखा जाए कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, जिस तरीके से एक वार्षिक लेखाबंदी और सभी तरीके से एक क्लोजिंग रहती है जी, तो उससे 4 दिनों में काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और आने वाले दिनों में जो भी यूनियन और एसोसिएशन है हम लोगों की, वो एक अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए भी प्लान कर रहे हैं, यदि ये कदम सरकार की तरफ उठा रहे हैं हम लोग जी। और इन 2 दिनों की हड़ताल से यदि कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता, तो निश्चित रूप से आगामी भविष्य में एक अनिश्चितकालीन हड़ताल करना पड़ेगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक बैंकर्स के लाइफ का, उनके कैरियर का और जनता के लिए एक भविष्य के लिए सवाल खड़ा कर रहा है। जी निश्चित तौर पर आदित्य जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की यदि संभावना बनती है और ऐसी नौबत आती है, तो कई सारी समस्याएं फिर सरकार के सामने खुद खड़ी हो जाएंगी। वीके शर्मा जी, आपसे एक सवाल मेरा ये कि यदि इस 2 दिनों की हड़ताल के बाद यदि आम लोगों पर प्रभाव पड़ता है, कारोबारियों पर पड़ता है, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा ही। तो किन किन क्षेत्रों में असर पड़ सकता है? देखिए, आप नुकसान की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि बैंक कर्मचारी अधिकारियों को हड़ताल करने का शौक नहीं है। ये हड़ताल हम अपने वेतन भत्ते बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं जी। ये हड़ताल हम कर रहे हैं 400 करोड़ रुपए बैंक कर्मचारी अधिकारियों का 2 दिन का हम वेतन कटाएंगे, जिसकी कीमत हमको 400 करोड़ रुपए के रूप में चुकानी होगी। 400 करोड़ रुपए वेतन कटाकर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल का केवल उद्देश्य यही है कि सरकार को ये समझ में आए, अगर सरकार किसी के कहने पर इस एजेंडे को आगे बढ़ा रही है तो इसको अविलंब विराम दे, क्योंकि ये जन विरोधी और प्रतिगामी कदम है सरकार का। आज जिस तरह से सरकार देश के विकास की बात करती है, आज जिस हिसाब से सरकार किसानों की डबल आमदनी की बात करती है 2022 तक, तो क्या अगर सरकारी क्षेत्र की बैंकों का निजीकरण हो जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएं बचेंगी? ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं सबसे पहले बंद होंगी। ग्रामीण क्षेत्र की शाखाएं बंद होने से एग्रीकल्चर सेक्टर या कृषि ऋण का जो प्रवाह है वो ग्रामीण क्षेत्र में कम होगा, और फिर कहां से सरकार डबल आमदनी किसानों की करेगी? और यही कारण है कि आज हमारे इस आंदोलन को
मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह से लेकर अभी तक मेरे पास कम से कम मोर देन 100 फोन आ चुके हैं डिफरेंट ट्रेड यूनियंस के। आज हिंदुस्तान की सारी 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, उनका समर्थन है, किसान यूनियनों का समर्थन है, LIC GIC की यूनियनों का समर्थन है, केंद्रीय कर्मचारियों का समर्थन है। सभी लोगों ने हमको मॉरली अपना सपोर्ट दिया है। और ये मान के चलिए कि अगर सरकार ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो ये लड़ाई और लंबी जाएगी, और जिसका अगर कोई इसमें नुकसान होता है तो उसका संपूर्ण जवाबदारी, जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होगी। निश्चित तौर पर देखा जाए वीके शर्मा जी, तो निजीकरण करने की बात यहाँ कही जा रही है, फैसला कर लिया गया है, लेकिन आखिरकार क्यों ऐसा, जब इतने क्षेत्रों में परेशानियां होंगी, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक, और कर्मचारियों को इतनी बड़ी संख्या में नुकसान होगा, खुद बैंकों को भी नुकसान होगा, तो आखिरकार ऐसा फैसला सरकार द्वारा क्यों, किसके पक्ष में निजीकरण का फैसला? मैं आपको ये बताऊं कि ये अभी फैसला सरकार का ये नहीं है चिकन, ये प्रस्तावित है, बजट में प्रस्तावित, सरकार ने प्रस्ताव रखा हुआ है। और हो सकता है सरकार रिएक्शन भी देख रही हो, तो रिएक्शन अभी सरकार ने देख लिया है क्या रिएक्शन है। मैं आपको फिर से दोहरा रहा हूँ कि बैंक कर्मचारी को अपनी कोई उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने वेतन भत्ते के लिए, हमको तो यहाँ तनख्वाह मिल रही है, प्राइवेट बैंक में भी मिलेगी। लेकिन आप देख लीजिए कि इससे देश को कितना नुकसान होगा। क्या हम उन लोगों को, जो लोग दिन दहाड़े बैंकों को लूट रहे हैं, कभी सरकार ने ये बताने की कोशिश की कि आज अनुराग ठाकुर जी संसद में बयान दे रहे हैं, लोकसभा के अंदर बयान दे रहे हैं कि पिछले 9 महीने के दौरान 1,15,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट के राइट ऑफ बच्चे खाते में डाल दी है। अरे ये बच्चे खाते में ये किसका पैसा है? 1,15,000 करोड़ रुपए आपने बट्टे खाते में डाल दिए कॉरपोरेट्स के, और आप उन्हीं कॉरपोरेट्स को सरकारी क्षेत्र के बैंक को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहीं से भी सरकार द्वारा उठाया गया कदम ठीक नहीं है। ये प्रतिगामी कदम है सरकार का, और सरकार को अविलंब इस एजेंडे को विराम देना चाहिए, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में और आंदोलनों का सामना करने के लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। आदित्य जी, आपसे मेरा सवाल कि जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं हमारी, और उन्होंने जब ये प्रस्ताव रखा और निजीकरण की बात कही, तब से ही लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि आवाज़ लगातार उठाई जा रही है बैंक कर्मचारियों के द्वारा, यूनियंस के द्वारा, कि आखिरकार ऐसा क्यों, क्योंकि 12 ही अब तक इनके पास जो बैंक बचे हैं उनमें से सिर्फ 10 संख्या रह जाएगी। लेकिन उसके बावजूद जब देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा नुकसान देश को भुगतना पड़ेगा, उसके बावजूद भी निजीकरण का फैसला क्यों, निजीकरण का प्रस्ताव क्यों? आखिरकार सरकार को इसमें क्या कुछ फायदे दिखाई देते हैं? आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मैम सरकार का मानना है कि जो भी विकसित देश हैं वो अपने सारे विभागों का उन्होंने निजीकरण कर दिया है, सिवाय कुछ जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव उनके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अलावा उन्होंने सारा सब कुछ प्राइवेट हाथों में सौंप रखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे हवाई अड्डे हो, और बहुत सारी संस्थाएं हैं। जैसा कि अपने देश में भी आप देखने मिल रहा होगा कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं या रेलवे स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, उनको भी निजीकरण कर रहे हैं। तो उसी दिशा में सरकार का ये कदम है कि ऐसी कंपनियां या ऐसे सरकारी उपक्रम जो कि पिछले कई सालों से घाटे में आ रहे हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी सर ने बताया कि काफी बड़ा हिस्सा जो एनपीए का है वो कॉर्पोरेट लोन का है। मतलब देखा जाए तो एक गरीब या किसान का एनपीए यदि आप उससे कंपेयर करते हैं तो वो एक बिल्कुल नगण्य रहता है उसके सामने। मगर उसी सब कॉर्पोरेट लोन्स और जो भी राइट ऑफ हुआ है उस सब के देखते हुए बैंकों की हालत अभी खस्ता है, जो भी सरकारी बैंक हैं, और उसको लेके ही ये सारे कदम उठाने के लिए सरकार फैसला ले रही है। हालांकि जैसा सर ने बताया अभी कि वो प्रस्तावित है बजट में, ऐसा अभी कोई एक फाइनल उसका ड्राफ्ट आया नहीं है, बट यदि अभी से विरोध उसका नहीं होगा तो भविष्य में इन सब चीजों को खतरा हो सकता है। निश्चित तौर पर खतरा कई सारी चीज़ों में, कई सारे ऐसे फैसलों में भी हो सकता है जो लिए जा रहे हैं, लेकिन यदि विरोध भी होता है तो सरकार किस हद तक बैंक कर्मचारियों की बात सुनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात भी आदित्य जी आपने की है, तो क्या लगता है आपको, यदि 2 दिनों की इस हड़ताल से असर नहीं पड़ा, सरकार की कहा जाए कि सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी, तो उसके बाद क्या कदम आपका होगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल किस प्रकार से की जाएगी? बिल्कुल मैम, जैसा कि सर ने ही बताया कि हड़ताल हम लोग अपने शौक से नहीं करते, जैसा कि हड़ताल 2 दिन की हो रही थी, 2 दिन कर्मचारियों का वेतन कटेगा, एक बड़ा अमाउंट सेक्रीफाइस करके हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं।
यदि अनिश्चितकालीन से हड़ताल हुई तो जितने भी दिन हम स्ट्राइक पर रहेंगे, काम प्रभावित होता है, साथ ही साथ हम अपना भी लॉस करते हैं। मगर देखा जाए तो एक जो जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका भविष्य, उनके परिवार का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसके साथ साथ जो बच्चे एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, अपना बैंक की तैयारी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उनको ही मन में भी एक शंका उत्पन्न हो जाती है कि मैं इतनी तैयारी करके या इतना सब कुछ छोड़ के इस चीज के लिए तैयारी कर रहा हूँ और वही सेक्टर प्राइवेट हाथों में जाने वाला है। जी। तो इस सब को देखते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल काफी आवश्यक है। जी बिल्कुल। वीके शर्मा जी, आपसे मेरा आखिरी प्रश्न है, बैंक हड़ताल तो कल आप कर रहे हैं, परसों भी ये जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात भी कही जा रही है, लेकिन यदि सरकार उसके बावजूद भी नहीं मानती है तो क्या लगता है आपको, देश की जो स्थिति है वो संकट में पड़ेगी या फिर आगे भी और कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, आंदोलन कभी बेकार नहीं जाता और आंदोलन में हड़ताल का मुद्दा है। और मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, जो कि 10 लाख बैंक कर्मचारी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करता है, 100% करीब करीब बैंकिंग इंडस्ट्री के, और आप देखेंगे कल देखेंगे कि बैंकों में लटके हुए ताले सरकार को चेतावनी दे रहे होंगे कि सरकार इस एजेंडे को विराम दे, अन्यथा आगे आने वाले दिनों में इस तरह के और आंदोलनों का सामना करने के लिए तैयार रहे। आपने कहा कि अगर नहीं मानी तो अब ये वाली बात हुई कि जो आदमी सो रहा है उसको जगा सकते हो, जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल होगा जी। लेकिन जो एक्टिंग सोने की कर रहे हैं उसको जगाना भी इस देश की जनता को आता है। अच्छों को देखा है कि निरंकुशता कहीं पर भी बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। आज हमारे साथ किसानों ने भी खुलेआम बोला है कि आप अपना संघर्ष जारी रखिए और यदि सरकार अपने इस एजेंडा को वापस नहीं लेती है तो हम डायरेक्ट आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर सड़कों पर आएंगे। सेंट्रल ट्रेड यूनियन, 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन जिन्होंने 26 नवंबर को केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और वो हड़ताल में करीब 20 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारियों ने शिरकत की थी। आज उन 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी हमको अपना समर्थन दिया है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, जो इंटरनेशनल संगठन है, करीब मोर देन 100 कंट्रीज के अंदर जिनकी ट्रेड यूनियनों का एक समूह बना हुआ है, उसने भी राइटिंग में हमको अपना समर्थन दिया है। तो अब आगे देखिए, हम तो सरकार से यही अनुरोध करेंगे, अभी 2 दिन की हड़ताल है, एक सरकार को आगाह है, सरकार को चेतावनी है और हमें उम्मीद है कि ये 2 दिन की हड़ताल का असर देखते हुए, लोगों का आक्रोश देखते हुए और जनता की सिंपैथी इस हड़ताल के प्रति देखते हुए निश्चय ही सरकार अपने कदम वापस लेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। वीके शर्मा जी, आपका और आदित्य जी, आपका दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। निश्चित तौर पर बैंक हड़ताल है, 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। बैंकों में हड़ताल से काफी ज्यादा नुकसान भी देखने को मिलेगा। यदि बात की जाए 2 दिनों की, तो ये सिर्फ 2 दिन की हड़ताल नहीं बल्कि 4 दिन के लिए बैंक बंद रहेंगे, यानी कि शनिवार से पहले से ही बैंक बंद है। आज रविवार है और आने वाले समय की यदि बात की जाए तो सोमवार और मंगलवार को भी बैंक के हड़ताल है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इस हड़ताल की यदि बात की जाए तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि बैंकों में हड़ताल से कितना नुकसान होगा। सरकार के साथ साथ आम आदमी के भी कामकाज अटकेंगे, कारोबारी गतिविधियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। और क्लियरेंस की बात करें तो सभी क्लियरेंस भी यहां पर थम जाएंगे। रोजाना 50,000 से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। आम लोगों सहित छोटे बड़े कारोबारियों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो रोजाना यानी कि हर दिन 50,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, संभावना है। इसकी वजह यही है कि 4 दिन तक बैंक बंद, 2 दिन गुजर चुके हैं और आने वाले 2 दिनों की यदि बात की जाए तो सोमवार और मंगलवार को भी बैंक बंद रहेंगे। वजह यही कि निजीकरण का विरोध। इस हड़ताल का जो लक्ष्य है वो यही है कि सरकार तक ये बात पहुंचे, संदेश पहुंचे कि नुकसान में देश जाएगा और उसके बावजूद जो स्थितियां बनेगी वो भी देखते नहीं बनेगी। इसलिए ये जरूरी है कि इस फैसले को वापस लिया जाए, निजीकरण ना किया जाए। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि निजीकरण के विरोध में ये हड़ताल जो होने जा रही है उसका कितना असर पड़ता है, सरकार तक संदेश पहुंचता है या नहीं, सरकार अपना फैसला क्या कुछ लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन चेतावनी सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी यहाँ पर बैंक कर्मचारियों ने दी है। बैंक हड़ताल से जुड़ी और देश की
दुनिया की तमाम अपडेट्स की खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।